आज हम लोग बीए थर्ड ईयर ऑनर्स हिंदी सब्जेक्ट की इस कक्षा में सिक्स्थ पेपर का ये तीसरा व्याख्यान सुनेंगे। सिक्स्थ माने छठवां प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी, उसका आज ये तीसरा पार्ट हम लोग इसमें सुनेंगे, समझेंगे। आप इसके पहले के दोनों पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। हम लोगों ने हिंदी भाषा के मानकीकरण पर चर्चा की थी। अब आज हम देखेंगे कि इसके मानकीकरण में क्या क्या चरण आते हैं, क्या क्या सोपान आते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी भाषा का मानकीकरण करते हैं। तो मानकीकरण के मुख्य रूप से 3 चरण इसके माने जाते हैं। पहला है कोडीकरण, कोड से कोडीकरण। अब ये इंग्लिश और हिंदी शब्द को मिलाकर इसमें प्रत्ययकरण, कोडीकरण, कोड से कोडीकरण है ना। और दूसरा है विस्तारीकरण और तीसरा है शैलीकरण। अभी हम इन सब को डिटेल में समझेंगे कि कोडीकरण क्या है। एक्चुअली जो अलग अलग रूप हैं किसी भी अक्षर के, किसी भी शब्द के, उनमें से सारे रूपों में से हटाकर एक रूप निर्धारित करना, एक रूप स्थिर करना, यही कोडीकरण कहलाता है। अभी हम देखेंगे इसको। एक भाषा वैज्ञानिक हॉगन हुए थे 1966 में। इसको कोडिफिकेशन की प्रक्रिया कहा। पिट कार्डर ने 1950 में इसे अंतर्राष्ट्रीयता का गुण कहा, इंटरनेशनल क्वालिटी, अंतर्राष्ट्रीयता का गुण। और न्यू स्टुपनी एक भाषा वैज्ञानिक हैं, न्यू स्टुपनी ने 1970 में इसे स्थिरीकरण कहा। स्थिरीकरण इंग्लिश में स्टेबलाइजेशन, कोडिफिकेशन और को ही स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं कि हम स्थिर कर दें। अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी नई टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आईटी सेक्टर्स के, उनमें अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग एक्सपर्ट, इंजीनियर सब काम करते रहते हैं। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक विशेष काम के लिए विशेष शब्द होगा तो उनमें आपस में बात करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा। जैसे मैंने बताया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या केमिस्ट्री में आप कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं कार्बन, या और भी तमाम केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स है ना, केमिकल रिएक्शन, इन सब का जो भी एक स्पेशल माने हैं, वो जब स्थिर हो जाता है तो एक दूसरे जो भी वैज्ञानिक हैं या एक दूसरे जो भी इंजीनियर हैं, उनमें आपस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। भारत में भी इस तरह के तमाम शब्द थे। अभी हम एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। जिसे हिंदी में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, लिपि के स्तर पर कोडीकरण आवश्यक था। लिपि के स्तर पे हम क्या करते थे, पहले जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ मिलती हैं हमें हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य की, उनमें एक ही अक्षर को अलग अलग लिखने वालों ने अलग अलग ढंग से लिखा था, या पहले दूसरे ढंग से लिखा जाता था, बाद के जो लेखक आए उन्होंने दूसरे ढंग से उसे लिखना शुरू किया। तो इससे एक अस्थिरता पैदा हो गई लिपि के स्तर पे। जैसे अ, छोटा अ जिसे हम कहते हैं, इसे 2 तरह से लिखा जाता था। उसका एक रूप निर्धारित किया गया जो आज हम आप देखते हैं।
जैसे झ है, झ से झरना, इसे दो तरह से लिखा जाता था। उसका एक रूप निर्धारित किया गया जो इस समय आप जानते हैं, प्रायः जो आप अब देखते हैं। अर्ण, राणा, कर्ण दो तरह से लिखा जाता था। आप देखेंगे आपके कॉलेज में रामकृष्ण, जो साइंस फैकल्टी में ऊपर लिखा है रामकृष्ण कॉलेज, उसका अर्ण जो देखेंगे वो दूसरी तरह लिखा है, वो पुराने स्टाइल का अर्ण था। उसके बजाय अब दूसरी तरह का निर्धारण जो अब आप देखते हैं। ये सब पहले कैसे लिखे जाते थे दो रूप, और अब क्या किया गया, इसका चार्ट मैंने बना रखा है। ये आप जब लेक्चर का PDF आप कॉलेज की वेबसाइट से देखेंगे, उसमें आपको चार्ट बना के इसी तरह जैसे गई, ग या में बड़ी की मात्रा, इस तरह से गई लिख सकते हैं। और या ग लिखें, ग के बाद बड़ी ई लिख दें गई, या नई, नई पे या पे बड़ी की मात्रा या बड़ी ई लिख दें, स्वर नई, नई दिल्ली। तो इसमें या पे बड़ी की मात्रा को मानक माना गया। इसमें भी कुछ लोगों का मानना यह है कि मानक जिस भी भाषा को माना जाता है वो कोई कानून नहीं बन जाता। तो बहुत से लोग आप जहाँ भी नई दिल्ली लिखा हुआ देखेंगे, आप बड़ी ई ही देखेंगे, ना के बाद बड़ी ई, नई दिल्ली, है ना। तो कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग पालन नहीं करते। इस पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे लट्ठा, तो ल, ट में हलंत, और ठा में आ की मात्रा, एक ये स्वरूप हुआ। और दूसरा लट्ठा लिखने का, ल टा लिखें और टा में ही नीचे ठा लटका दें पुराने स्टाइल में जैसे, और आ की मात्रा लगा दें टा में, ये लट्ठा। तो इसमें टा में हलंत लगा के ठा पूरा लिखना, इसको मानक माना गया कि इसी तरह लिखा जाए। भक्त, भक्त में जो आधा का है, आधा का और ता को दो तरह से लिखा जाता था। जैसे शक्ति लिखने की बात आई, वक्त लिखने की बात आई, भक्त लिखने की बात आई, तो उसमें एक तो आधा का और ता लिखा जाता था, और दूसरा उस दूसरे ढंग से लिखा जाता था। जिसे आप देखेंगे, ता को पूरा ना, आधा ना लिख के एक लाइन खींच के और का को ता की तरह से बनाते थे, वो आपने देखा होगा। आज भी यूनिकोड में आप कुछ भी टाइप करते हैं मोबाइल पे, तो एक ऑप्शन उस तरह का आ जाता है पुरानी स्टाइल का। लेकिन आधा का और पूरा ता को हम लोगों ने मानक मान लिया। तो ये तो लिपि के स्तर पे था निर्धारण। वर्तनी के स्तर पे निर्धारण था। आ, झा, ण लिपि स्तर के कोडीकरण हुए। लट्ठा, भक्त और तमाम इस तरह के शब्द वो शब्द स्तर के, वर्तनीय स्तर के। इसी तरह अर्थ के स्तर पर भी कोडीकरण किया गया। जैसे इंग्लिश का एक शब्द था डायरेक्टर, उसकी हिंदी में निर्देशक, निदेशक, संचालक, प्रबंधक, कई शब्द थे डायरेक्टर के लिए। लेकिन मानक निर्धारित किया गया निदेशक को, कि हम डायरेक्टर की हिंदी निदेशक बनाएंगे। इसी प्रकार हम प्रयोजनमूलक हिंदी में तमाम पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ के निर्धारण का तो बहुत लंबा पूरा अध्याय आपको मिलेगा। तो हमने देखा कि कोडीकरण 3 स्तर पे हुआ। लिपि का जो वर्ण था, वर्ण स्तर पे, शब्द के स्तर पे, और तीसरा अर्थ के स्तर पे। अब इस मानकीकरण के सोपान में दूसरा सोपान क्या है? विस्तारीकरण। विस्तारीकरण बहुत आसान सी बात है। दूसरा विस्तारीकरण, विस्तारीकरण माने कि हम जो भी कोडिफिकेशन करें, हम जो भी कोडीकरण करें, निर्धारित मानक बनाएं, उसका अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करें, निर्धारित करें।
हम उस नए मानक को या पुराने कई रूपों में से एक सिलेक्टेड रूप को, एक जो विकल्प हमने फाइनल किया है मानक के लिए, उसको अधिक से अधिक प्रयोग करके उसे ही रूढ़ बना दें, यानी इतना प्रचलन में आ जाए वो कि वही स्थिर हो जाए, वही मानक बन जाए, मानक माना जाने लगे। जैसे आजकल बहुत से शब्द आप देखते होंगे कि आपके बचपन में नहीं रहे होंगे, लेकिन हिंदी के तमाम ऐसे शब्द कि जो अब नए नए शब्द बनते जा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन शब्द है, अब लॉकडाउन शब्द पहले भी था, लेकिन अब इतना ज़्यादा ये प्रचलित हो गया कि एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति जो गांव में दूर दराज रहता होगा, वो भी लॉकडाउन को जान गया, लॉकडाउन शब्द से परिचित हो गया और लॉकडाउन का क्या अर्थ है इससे वो परिचित हो गया। तो ये है विस्तारीकरण। अच्छा, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे कार्यालय में या किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, हमने अगर अंग्रेजी के किसी शब्द का हिंदी निर्धारित किया है और उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने निर्धारित कर दिया, प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो भी मानक नहीं बन पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जैसे CBSE जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE अपनी जो भी किताबें हैं, हर विषय की किताबों को अंग्रेजी में भी वो छापते हैं और हिंदी में भी ले आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तमाम चीज़ें। तो अधिकांश किताबें जो रहती हैं हिंदी की, वो अंग्रेजी वर्जन का अनुवाद रहती है। मूल किताब हिस्ट्री की इंग्लिश में लिखी गई और उसका बहुत बेहतर अनुवाद वो हिंदी में या ज्योग्राफी में लिखी गई मूल किताब, और उसका उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया। तो उसमें वो क्या करते थे, जो टर्मिनोलॉजी आती थी शब्दों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री या और तमाम जो भी हैं SST के सब्जेक्ट्स, उसमें जो टर्मिनोलॉजी आती थी, जो शब्द आते थे, उसका वो जो हिंदी में अनुवाद करते थे, तो उसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की डिक्शनरी को फॉलो नहीं करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन आई, उसका आदेश आया कि सरकारी कामकाजों में और CBSE खुद उन शब्दकोशों को फॉलो करेगी, उन्हीं का प्रयोग करेगी जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग हर डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट के लिए जो शब्दकोश तैयार कर रहा है, अनुवाद में उसी का प्रयोग किया जाए। तो ये क्या है, एक तरह से ये विस्तारीकरण को बढ़ावा देना है कि हम जो मानक बना रहे हैं लिपि स्तर पे, हम जो मानक बना रहे हैं वर्तनी स्तर पे, और हम जो मानक बना रहे हैं शब्दों के अर्थ के स्तर पे, उन सब को ऑथेंटिक, प्राइवेट लोगों पे तो सरकार दबाव नहीं दे सकती, लेकिन जो सरकारी संस्थान हैं, जो सरकारी विभाग हैं, उन पर तो दबाव सरकारी कि आप एक मानक शब्दावली का प्रयोग करें। तीसरा है शैलीकरण। शैलीकरण, स्टाइलाइजेशन, ये अंतिम चरण है। जैसे हम किसी शब्द को जब सुनते हैं तो कभी कभी उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वह शब्द किसी विशेष संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। जैसे कार्यालय, तो कार्यालय का मतलब आपके दिमाग में चलेगा कि एक सरकारी कार्यालय, तो सरकारी का भाव आएगा। फिर ये आएगा कि कार्यालय में क्या होता है, कार्य का आलय, इस तरह से अर्थ नहीं निकालेंगे। आप उसको समझेंगे कि जहाँ प्रशासनिक मामलों का कार्य किया जाता हो, और कार्य तो हर जगह व्यक्तिगत स्तर पे भी कोई वर्कशॉप बनाया है, उसमें काम कर रहा है, तो वो कार्यालय नहीं हो जाएगा। कार्यालय एक तो सरकारी भाव आता है, प्राइवेट व्यक्तिगत कार्यालय भी हो सकते हैं,
निजी कार्यालय भी हो सकते हैं, लेकिन कार्यालय ज़्यादातर जो कागजी कार्य होते हैं, है ना, या प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो जैसे उद्योग का मतलब आप समझ जाएंगे। पत्रकारिता किसको कहते हैं, वाणिज्य क्या है। तो इसका मतलब है कि किसी विशिष्ट ज्ञान को व्यक्त करने के लिए जब हम एक ख़ास शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो वो है शैलीकरण। इसमें क्या होता है, कुछ जो अंग्रेजी शब्द हैं वो अपने यहाँ स्वाभाविक रूप में हैं, लेकिन भारतीय स्तर पे उनका प्रयोग थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। उसके 2-3 कारण हैं, हम देखेंगे कि शैलीकरण को निर्धारित करने में क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण आप देखें, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का कीपैड है, तो अब कीपैड को हम की हिंदी बनाएंगे तो हम कुंजी पटल कीपैड एक्टिवेटेड कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में कुंजी पटल सक्रिय। ये भी एक तरह की समस्या है। समस्या इसकी नहीं है कि हमारा ये शब्द उसके उपयुक्त नहीं है या ये कोई हास्यास्पद है, सुनकर हंसी आए, ऐसा नहीं है। दरअसल होता ये है कि 2-3 कारण जो आज इस व्याख्यान में मैं समाप्त करने से पहले बता दूं। शैलीकरण में जो 2-3 मुश्किलें आती हैं भारतीय संदर्भों में, हिंदी के संदर्भों में, वो ये आती हैं। हिंदी के संदर्भ में सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज माने बोली, अगर हम अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, कुमायूनी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बिहारी, मगही, मैथिली, कहीं के भी हम हैं, तो हमारी उस भाषा का भी एक तो प्रभाव हमारे दिमाग पे होता है, उसका असर होता है। वो कभी कभी अक्सर झलकता है शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के लेखन में या वाक्य में, उनके प्रयोग में। एक तो ये दिक्कत, क्योंकि पूरे भारत में इस तरह से, और इसके अलावा बोलियों के अलावा कोई राजस्थान का है राजस्थानी, कोई गुजरात का है गुजराती, कोई महाराष्ट्र का है मराठी, वो भी जो है उसके प्रभाव में रहता है ना। तो वो होता क्या है, एक तो ये दिक्कत आती है भारतीय संदर्भों में कि हमारी मातृभाषा का हमारे दिमाग पे एक असर होता है। अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या है कि विदेशों में जो भी ज्ञान, विज्ञान, मेडिकल, आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में जो भी खोजें होती हैं, जो वैज्ञानिक और इंजीनियर खोजते हैं चीज़ों को, वो फर्स्ट हैंड वो उसका इन्वेंशन किए और उसका नाम रखे। हम उसको ग्रहण करते हैं तो अपनी भाषा के अनुसार उसका अनुवाद तलाशते हैं, अनुवाद सोचते हैं और फिर उसके लिए शब्द बनाते हैं, निर्धारित करते हैं। तो ये एक परेशानी आती है कि मौलिक चिंतन, मूल रूप से वो चीज़ किसी और भाषा में सोची गई है और हम उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं, तो भाषा का एक डिफरेंस आता है। तीसरी दिक्कत ये आती है कि हम किसी भी शब्द को दोहरे स्तर पे जानते हैं। हम ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में किसी भाषा के अनुवाद को जब पाते हैं तो उसको प्रयोग ही करने लगते हैं। हमारे साथ क्या दिक्कत होती है कि हम पहले अंग्रेजी उसके रूप से गुजर जाते हैं, अंग्रेजी रूप जान लेते हैं या अंग्रेजी रूप भी जान लेते हैं, फिर हिंदी हमारे सामने लाई जाती है तो हम हिंदी को स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि कुंजी पटल सक्रिय, कीपैड एक्टिवेटेड, तो अब अगर हमने कीपैड सबसे पहले जान लिया और उसके बाद हम कुंजी पटल हमको बताया जाएगा तो हमारे लिए बहुत अटपटा होगा, है ना। इस तरह से और बहुत से शब्द हैं कि जिनकी जब हम जो है हिंदी सुनते हैं तो अंग्रेजी से चूँकि गुजर चुके हैं और अंग्रेजी हमें
फर्स्ट हमारा जो उससे सामना हुआ है, फर्स्ट जो हमारा इम्प्रेशन उस पर है या उसका इम्प्रेशन हमारे ऊपर है, हमने जो है इंग्लिश में ही उसे जाना है। अब क्या होता है कि हम उसको फिर हिंदी में जब, तो हिंदी हम मानक कोई अनुवाद निर्धारित तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कितना प्रयोग करेंगे और कितना हमारे लिए सहज होगा, ये बहुत विचार करने की बात है। आजकल बहुत से शब्द आप देखते होंगे, बहुत से लोग कहते हैं इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब ऑप्शन शब्द प्रयोग कर लें। विकल्प शब्द का भी प्रयोग करते हैं लोग, विकल्प भी है, लेकिन अब ज़्यादातर ऑप्शन का प्रयोग, इस तरह से तमाम शब्द हैं। आप अपने अगल बगल देखेंगे तो आप उन शब्दों की हिंदी भी जानते हैं, लेकिन आपका ध्यान कभी जाता ही नहीं। आपका जोर जो रहता है वो इस पे रहता है कि हम इसके अंग्रेजी रूप को ही, कंप्यूटर की आप कभी हिंदी नहीं बोलना चाहेंगे, मोबाइल को हिंदी में नहीं कहना चाहेंगे, रिचार्ज की आप क्या हिंदी बनाएंगे, उसको आप ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं, बनाया भी जाता है तो ग्रहण नहीं कर पाते। तो ये मानकीकरण की प्रक्रिया आपने देखी कि किस किस तरह से इसमें नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा कॉलेज की वेबसाइट पे ही। तो या आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो मैं आपके इसके नोट्स जो है बीए थर्ड ईयर के बच्चों को मैं इसको भेज दूंगा, उन्हें व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो ये जो है मुख्य रूप से आज का ये तीसरा जो लेक्चर है ये समाप्त किया जा रहा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो पहली यूनिट का दूसरा पार्ट है हिंदी की शब्द संपदा पे पढ़ेंगे। बस अब आप इतना ही याद रखें कि हिंदी की शब्द संपदा नेक्स्ट लेक्चर जो चौथा लेक्चर होगा। थैंक यू।